राम राम, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने वायदा किया था कि मैं आपको हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स करवाऊंगी और वो भी विधिवत शुरुआत से करवाऊंगी। तो मित्रों, आज हमने वो शुरुआत कर दी है। आज से ही हम शुरू से लेकर अंत तक पूरी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। अगर आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आप नोट्स के माध्यम से कभी भी कहीं भी किसी भी परीक्षा की तैयारी में अपनी तैयारी आप कर पाएंगे। और उन नोट्स को आप संभाल कर रखें, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। और जो बच्चे रीट की और आपकी ये सेकंड ग्रेड और जहाँ पर भी हिंदी का कोर्स लगता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी का सरिता दीदी की क्लासेस में बहुत स्वागत है। क्योंकि अभी वैकेंसीज आने वाली, रीट पात्रता की विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है, तो वहाँ पर भी हिंदी लगती है। और सेकंड ग्रेड का कोर्स भी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे, तो उसकी भी शुरुआत हम करेंगे। व्याकरण तो आपके सेकंड ग्रेड में भी लगता है और रीट पात्रता करने वाले विद्यार्थियों के भी ये व्याकरण का पोर्शन काम में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण। क्योंकि इससे पहले जो मैंने क्लासेस, जो बच्चे आज ही क्लास देख रहे हैं, उससे पहले वाली क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको पहले समझा दिया है कि स्वर व्यंजन क्या होते हैं और स्वर और व्यंजनों का किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। आज हम एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, कि किस प्रकार से स्वरों का अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर, यानी कि इनका जो उच्चारण करने की अवधि है, जो समय लगता है, उस समय के आधार पर, उस अवधि के आधार पर, उच्चारण में लगने वाली अवधि के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? स्वरों के 3 प्रकार होते हैं उच्चारण अवधि के आधार पर। यानी कि उनको बोलने में, उनको उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उस आधार पर भी स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। इनको एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं और यही हमारे मूल स्वर भी होते हैं, क्योंकि इन्हीं मूल स्वर की सहायता से बाकी अन्य स्वरों का निर्माण भी होता है, इसीलिए हम इनको मूल स्वर भी कहते हैं। एकमात्रिक स्वर क्योंकि इनमें एक ही मात्रा लगती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए मूल स्वर कौन कौन से होंगे आपके? ए, ई, उ, री। तो इनको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा रहेगा दीर्घ स्वर। कौन सा रहेगा? दीर्घ स्वर, जिनको कि हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त यानी कि 2 वर्णों के मेल से बने हुए वर्ण, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। और इनकी संख्या है 7। संख्या में स्वर कितने हैं? संख्या में दीर्घ स्वर कह दो या संयुक्त स्वर कह दो, कितने हैं? 7 है। और इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 मात्राएं लगती है, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि कुछ स्वर, ये जो स्वर होते हैं 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये हमारे 7 दीर्घ स्वर हो जाएंगे। इनको हम ए और ए मिलकर आपका बनता है आ, ई और ई मिलकर बनेगा ई, उ और उ मिलकर बनेगा उ, ए ई मिलकर बनेगा ए और ए मिलकर बनेगा ओई, उ और ए और उ मिलकर बनेगा ओ, ए उ मिलकर बनेगा औ। तो इस प्रकार से ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण रहा। और कक्षाएं देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके आगे की कक्षा हम कल शुरुआत करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपका सहयोग साथ रहा तो मैं शुरुआत अच्छी करूंगी। और जैसा कि निरंतरता टूटी है, क्योंकि मैंने कुछ समय थोड़ा मेरा कोई काम आ गया था, मुझे बाहर जाना पड़ा, निरंतरता टूटी है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी निरंतरता नहीं टूटे और अब हम विधिवत रूप से बिल्कुल निरंतर अध्ययन करेंगे। और आप सबसे भी यही अपेक्षा रहेगी कि आप सभी नियमित होकर निरंतरता के साथ अध्ययन करें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिलवट पड़े निशान। तो अभ्यास करते रहने से ही हमें चीजों का ज्ञान होगा, हिंदी का ज्ञान होगा, हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है। और आप सभी विद्यार्थियों को कल गणेश चतुर्थी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो
हम आगे का कल देखेंगे। नमस्कार। इससे पूर्व हमने देखा था कि काल या समय या ध्वनि अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा था। अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से हम देखेंगे। अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिसमें वायु मुख और नाक से प्रवाहित होती है, यानी कि उनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुंह से वायु निकलती है मुख से, वो मुख और नाक दोनों से प्रवाहित होती है, तो वो आपके होंगे अनुनासिक स्वर, जिसमें आपके चंद्र बिंदु वाले जो स्वर होते हैं वो आएंगे। अगला है निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर में उच्चारण में वायु केवल मुख से प्रवाहित होती है, यानी कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो जो मुख वायु है वो मुख से ही प्रवाहित होगी, तो वो कहलाएंगे आपके निर्नुनासिक वर्ण। और निर्नुनासिक वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं? आपके जितने भी सभी 11 स्वर है वो सभी निर्नुनासिक वर्ण में माने जाते हैं। वे सभी निर्नुनासिक वर्ण होते हैं। कौन से? सभी वर्णमाला के सभी 11 स्वर निर्नुनासिक वर्ण होते हैं। तो ये हमारी आज की छोटी सी क्लास थी। धन्यवाद। तो ये हमारी क्लास, तो सभी मित्रों को धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी मित्रों का बहुत प्रेम स्नेह प्राप्त हो रहा है। आप सब लोग देख तो लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते, प्लीज थोड़ा लाइक भी करें। जो ये आपके अंगूठा बना हुआ है इस पे थोड़ा अंगूठा दबा के लाइक करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आपकी इस दीदी का हौसला बढ़ाएं और हम आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और एक चीज और, अगर आप लोग जीके भी विधिवत रूप से मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, राजस्थान जीके या इंडिया जीके या जो भी आप टॉपिक मुझसे पढ़ना चाह रहे हो, तो उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जितने ज्यादा उस चीज के कमेंट आएंगे उसी टॉपिक को हम विधिवत रूप से शुरू करेंगे। वैसे मैं देख रही हूँ 2-5 दिन के बाद अगले वीक से या तो हम जीके का भी विधिवत कोर्स शुरू कर देंगे, जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण का शुरू किया है। तो धन्यवाद।